नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं सब आप? मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, देव अध्याय 3 एनसीईआरटी कक्षा 10 चल रहा है, जिसमें 2 वीडियो अपने पढ़ चुके हैं, जिसमें देवदत्त द्विवेदी पूर्ण नाम उनका जीवन परिचय देख चुके हैं। और इससे पहले के वीडियो में एक सवैया और एक उनका कवित है, उनकी व्याख्या अर्थ कैसे करना है ये सब अपने पा चुके हैं। एक बार फिर उनका एक और कवित है जिसकी चर्चा अपने कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको। तीसरा है कविता। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदती दही को सो अधिकाई उमंगे अमंदे, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखई देव, दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणीता में ठाड़ी जिल मिली होती, मोती ने की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आबासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को पर तिपिम सो लगत चंद। यहाँ तक देख लेते हैं, ये कविता है मित्रों। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं शब्दों का। फटिक का अर्थ क्या होता है? स्फटिक। स्फटिक क्या होता है साथियों? एक श्वेत रंग का, श्वेत पारदर्शी पत्थर होता है। स्फटिक क्या होता है? सफेद पारदर्शी पत्थर होता है। सिलानी का अर्थ क्या हो जाएगा? शिला या पत्थर। सो मतलब से। सुधार्यो का अर्थ मतलब बनाना या बनाया। सुधा मंदिर, सुधा यहां क्या हो जाएगा? अमृत, या आप कह सकते हो चांदनी। चांदनी ओ मेरी चांदनी, वो वाली नहीं है, चंद्रमा की चांदनी है। मंदिर का अर्थ हो जाएगा भवन। अब यहां एक बात गौर करने लायक है साथियों, यहां आया है रूपक अलंकार। कैसे? अमृत रूपी भवन या चांदनी रूपी भवन। जैसे आप समास के अंदर पढ़ते हो ना, कौन सा? कर्मधारय समास। तो उसमें विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान को पढ़ते हो, तो मैं आपको रूपक भी साथ साथ में बता दूंगा। तो यहाँ क्या आया है? रूपक अलंकार आया है। कौन सा? रूपक। अब देखो क्यों आया है, कैसे, क्या होता है रूपक। रूपक अलंकार में रूपक का अर्थ होता है रूप दे देना, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे देना। अब यहां पर भवन है, उसको किसका रूप दिया गया है? अमृत या चांदनी का रूप दिया गया है। तभी यहां क्या आया है? अमृत रूपी भवन या चांदनी रूपी भवन। तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, रूप देना होता है। जैसे मैं यहां कह दूं चरण कमल, ये है चरण कमल। अब यहां जो चरण, चरण का अर्थ क्या होता है? पांव, और उसको मैंने किसका रूप दे दिया है? कमल का। तो यहां क्या हो जाएगा? चरण रूपी कमल। यहां चरण नहीं है बल्कि इसको रूप दे दिया है कमल का। उददी, उददी का अर्थ होता है समुद्र। दही का अर्थ आप जानते हो। कोसो अधिकाई, अधिकता में उमगे, उमगे का अर्थ क्या होता है? उमड़ना। अमंद, तीव्रता। भाई मंद तो धीरे हो गया, धीमे हो, और अमंद का अर्थ क्या हो गया? तीव्रता। नय का मतलब नहीं, जो मंद नहीं हो वो क्या हो जाएगा? तीव्रत। बाहर ते भीतर, अर्थात भीतर, अंदर से लेकर बाहर तक, इन टू आउट। लो मतलब तक, बाहर से भीतर तक। भीति का मतलब होता है दीवार। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? तो भीति का मतलब क्या हो जाएगा? दीवार। नय का मतलब नहीं, देखिए मतलब दिखाई देती है। देव, ये आया है कवि के लिए। दूध को सो फेन फैल्यो, फैन का मतलब जाग, वो वाला फैन नहीं है, मारा तो फैन हो गया। फैल्यो मतलब फैला हुआ है। आंगन का मतलब आंगन हो जाएगा। फरस बंद, स्फटिक,
से बना फर्श, मतलब इन्हीं पत्थरों से क्या बनाया गया है, फर्श को बनाया गया है। तारा सी तरुणी, तारा सी तरुणी। अब यहां आया है उपमा अलंकार, कैसे आया वो बता दूंगा, पहले अर्थ समझ लीजिए। तारा का अर्थ क्या होता है, तारिकाएं। तरुणी का अर्थ क्या होता है, युवती। क्या अर्थ होता है, युवती, नव यौवना या सुंदरी आप कह सकते हो, सौंदर्य। तामे का अर्थ होता है उसमें, ठाड़ी का अर्थ होता है खड़ी। पहले इसका अर्थ देख लीजिए। तारा का अर्थ तारिकाएं बता दिया, तरुणी का अर्थ क्या होता है, युवती या सुंदरी। और मैं अलंकार बता रहा हूं आपको, उपमा। देखो उपमा अलंकार कहाँ होता है, जहां पर एक वस्तु की, ये एक वस्तु है, जहां एक वस्तु की तुलना या समानता, तुलना या समानता दूसरी वस्तु के साथ की जाए, ये दूसरी वस्तु है। उपमा कहाँ होता है, जहां एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु के साथ की जाती है। किसके आधार पर, उसके गुण के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, ठीक है, गुण या स्वभाव के आधार पर। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। एक बार समझ लीजिए, आगे काम आएगा। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखो यहां मुख क्या है, एक वस्तु है। अब इसकी तुलना या समानता किसके साथ की गई है, दूसरी वस्तु चंद्रमा के साथ। क्योंकि इसका अर्थ देखिए, सरल एग्जाम्पल दिया है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहां मुख की तुलना या समानता किसके साथ की गई है, चंद्रमा के साथ। कभी किसी कवि ने देखा होगा कि नायिका उसने फेयर एंड लवली लगा रखी है और दौड़ो दप हो रही है गोलू मोलू सी, तो अब उसको कह दिए यार तेरा मुख तो क्या है, चंद्रमा भृगु है। हालांकि चंद्रमा नहीं है, लेकिन समानता या तुलना तो कर दी ना। तो जहां पर एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु के साथ उसके गुण या स्वभाव के आधार पर की जाए, वहां पे उपमा होता है। अब यहां अगर देखें तो यहाँ तारिकाओं को उसने क्या बना दिया, युवती या सुंदरी बना दिया। अब तारिकाएं दूर से चमकती हुई वो सुंदरी लग रही है और युवती लग रही है, तो यहाँ कौन सा आ गया, उपमा। अच्छा, इसकी सरल पहचान बता देता हूँ, वहाँ बेधड़क उपमा अलंकार कर देना। जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, जिमी, समान, ये शब्द जहां पर आ जाए वहां उपमा कर देना। बात सीधी सीधी ये है, समझ में आई बात। अब आगे अर्थ देख लेते हैं। झिलमिली होती मतलब चमकना। मोतिन की ज्योति, मोतिन मतलब मोतियों की, ज्योति का मतलब दमक, मिलो मतलब दिखाई दे रही है। मलिका, मलिका एक सफेद सुगंधित पुष्प। मकरंद का अर्थ होता है पराग या रजकण, ठीक है। आरसी का अर्थ होता है दर्पण। अंबर का अर्थ आकाश। वैसे एक बात बता देता हूं, यहां देखो मैं वर्ण आया है और यहां पर भी क्या है, मैं। और जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास होता है। तो यहां अगर बात करें मिल्यो मल्लिका की, तो यहां मैं और ले वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ये याद रखना, ठीक से। तो ज्योति का अर्थ दमक हो गया, ये यहां तक हो गया, समझ में आ गया। आभा, आभा का मतलब क्या हो जाएगा, चमक।
उजारी मतलब उज्जवल, उज्जवल, लगे मतलब लगती है। प्यारी राधिका, प्यारी राधिका आप जानते हो, प्रतिबिंब का अर्थ क्या हो जाएगा, परछाई। लगत चंद, चंद का मतलब चंद्रमा, लगत मतलब लगता है, सो मतलब जैसा, तो प्रतिबिंब के समान लगता है। चांद है वो प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान लगता है। यहां पर भी आप उपमा अलंकार कर सकते हो। अब देख लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ सा सी से सो आया है, ठीक है। अब पूरे का इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा और अगर विशेष में आपसे पूछ ले तो क्या क्या बताना है। पहली बात, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। पूरे अध्याय से कुछ भी आ जाए तो भाषा तो कौन सी कर देनी है, ब्रज भाषा कर देनी है। फिर दूसरा आप विशेष लिख सकते हो कवित छंद का प्रयोग, कवित छंद का प्रयोग, ये आप बता सकते हो। तीसरा, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, चांदनी शरद चंद्रमा की, चांदनी से युक्त आकाश का काल्पनिक वर्णन, ये आप बता सकते हो। ये इतना बता सकते हो। ये बढ़िया बढ़िया वाले विशेष है। बाकी आपको 2 रूपक अलंकार बता दिए, 2 उपमा अलंकार बता दिए, 1 अनुप्रास अलंकार बता दिए, ये भी आप विशेष के अंदर बता सकते हो। तो इसमें अपनों ने कोई कमी नहीं रखी है हम लोगों ने। तो अब अर्थ देख लेते हैं सीधी सीधी, फिर इसका अध्याय को समाप्त करते हैं, देव के अध्याय को। अब देव कवि शरद चंद्रमा की चांदनी के फैले हुए आकाश का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये जो चांदनी से युक्त आकाश है, ये देखने में ऐसा लगता है कि इसे स्फटिक अर्थात श्वेत पारदर्शी पत्थर जो शिलाएं हैं उससे से मतलब से सुधारे मतलब बनाया गया है। तो देव क्या कह रहे हैं कि इस आकाश को देखकर, चांदनी से युक्त आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि देखो चांदनी कैसी होती है, श्वेत होती है, तभी ये वो बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये चांदनी वाला आकाश है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे श्वेत पारदर्शी पत्थरों की शिलाओं से बनाया गया है। या फिर पूरी पंक्ति का आप ये सीधे सीधे बता सकते हो कि ये चांदनी रूपी जो मंदिर है, चांदनी रूपी जो भवन है, इसे सफ़ेद पारदर्शी पत्थरों की शिलाओं से क्या किया गया है, बनाया गया है। इस चांदनी युक्त आकाश में जो चांदनी है वो ऐसी लगती है जैसे कोई दही का अत्यधिक तीव्रता से उमड़ता हुआ क्या हो, समुद्र हो। एक बार फिर बता देता हूं, ये चांदनी से युक्त जो भवन है और इसमें जो चांदनी बिखरी हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस मंदिर में दही का सागर अत्यधिक तीव्रता से क्या हो रहा है, उमड़ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए। फिर आगे देव कह रहे हैं कि इस चांदनी युक्त भवन में अंदर से लेकर, भीतर से लेकर बाहर तक कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि स्फटिक पत्थरों से बना है, वो पारदर्शी पत्थर होते हैं, तो कैसी दीवार दिखाई देगी। बहुत अच्छा यहाँ सुंदर वर्णन किया है। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। अब उस जो भवन है, सुधा रूपी मंदिर, जो अमृत रूपी या चांदनी रूपी भवन है, उसका आंगन है वो उसी स्फटिक पारदर्शी पत्थरों से बनाया गया है। जिसमें दूध है, जिसमें चांदनी है, वो दूध के झागों की तरह क्या है, फैले मतलब फैली हुई है। चांदनी भी सफ़ेद होती है, दूध भी सफ़ेद होता है। तो उस मंदिर में चांदनी इस प्रकार फैली हुई है जैसे दूध के झाग फैले हुए हों। तारा सीता रूनी ताम में ठाड़ी झील मिली होती। अब इसका देख लीजिए, साथ में मोतियों का भी अपने सिलसिला लेंगे। अब आगे देव कह रहे हैं
कि उस चांदनी के अंदर जो तारिकाएं हैं, जो तारिकाएं चमक रही है, उस आकाश की चांदनी के अंदर जो तारिकाएं अर्थात जो छोटी छोटी तारा है वो चमक रही है, वो वहां चांदनी में उस तामे मतलब उसमें उस चांदनी में खड़ी ऐसी चमक रही है जैसे कोई युवती मोतियों के आभूषण धारण करके, मोती मतलब मोतियों के आभूषण धारण करके क्या कर रही हो, चमक रही हो। सीधी सीधी पंक्ति में एक बार मेरी भाषा में और बता देता हूं कि उस चांदनी में चमकती हुई तारिकाएं हैं वो ऐसी लगती है जैसे उस चांदनी में खड़ी युवतियां मोतियों का आभूषण का श्रृंगार किए वहां पर खड़ी चमक रही हो। ठीक है, ये आ गया यहां तक समझ में। फिर आगे, मोतने की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। ये देख लीजिए कि देखो युवतियों ने क्या कर रखा था, मोतियों के आभूषण का श्रृंगार कर रखा था और उन मोतियों की दमक ऐसी थी जैसे मल्लिका के सफेद सुगंधित पुष्प हो, वो चमक रहे हो और उनकी जो पराग की सुगंध है वो चारों ओर क्या हो गई हो, फैल गई हो। तो जो मोती है उनकी दमक बड़ी अच्छी दिखाई दे रही थी और वो चमक कैसी थी, जैसे मल्लिका के सफेद सुगंधित पुष्प वहां खिले हो और उनके जो पराग है उसकी सुगंध चारों ओर फैली हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब ध्यान से सुनना इन दो पंक्तियों को मित्रों, पहले ही बता देता हूं ये थोड़ा कठिन था इसलिए मैं आपको ये सिंगल ही बता रहा हूं और अब अच्छे से समझ में भी आया होगा, आ जाएगा नहीं आया तो। देखो आरसी का अर्थ दर्पण होता है। अब आप ये कह सकते हो कि इस चांदनी के फैले हुए आकाश में दर्पण से आकाश में जो चंद्रमा है उसकी उज्जवल चमक वो कैसी लगती है, पृथ्वी से आकाश की ओर निहार रही प्यारी राधिका के मुख की परछाई सी लगती है। अब देखो एक चीज देखिए, आप नीचे खड़े हो पृथ्वी पे, ऊपर चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा खिला हुआ है, वो भी शरद ऋतु का, क्योंकि सर्द ऋतु में आंधी धूल नहीं तो साफ दिखता है। आप वहां निहार रहे हो उसको, अब राधा भी निहार रही है, तो राधा का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, चमकदार है। इसलिए देव ने यहाँ क्या कहा है कि जो चंद्रमा खिला हुआ है ना ऊपर, वो प्यारी राधिका के मुख की परछाई सा लगता है। ठीक है ना, तो ये यहां पर आया है। अब मैं एक बार फिर बता देता हूं कि इस दर्पण से फैले हुए आकाश में जो चंद्रमा की उज्जवल चमक बिखरी हुई है वो पृथ्वी से आकाश की ओर निहार रही प्यारी राधिका के मुख की परछाई सा लगता है। ओ बेटे मजा आ गया। तो अब अच्छे से आपको समझ में आया होगा। संपूर्ण का हिंदी अर्थ एक बार फिर बता देता हूं कि इस चांदनी से फैले हुए आकाश को, इस अमृत रूपी चांदनी रूपी भवन को जैसे सवेत स्फटिक पारदर्शी पत्थरों से क्या किया गया हो, बनाया गया हो, और उसमें जो चांदनी बिखरी हुई है वो ऐसी लगती है जैसे उसमें दही का समुद्र अत्यधिक तीव्रता से उमड़ रहा हो। फिर आगे देव कह रहे हैं ना तो उसमें पारदर्शी पत्थरों से बना होने के कारण न तो उसमें बाहर से भीतर तक कोई दीवार दिखाई देती है, और उसका जो आंगन है वो स्फटिक पत्थरों से ही क्या किया गया है, बनाया गया है, और उसमें जो चांदनी है वो दूध के धागों के समान क्या है, फैली हुई है। और चांदनी के अंदर जो तारिकाएं हैं वो ऐसी चमक रही है जैसे उसमें खड़ी कोई नवयुवती मोतियों का श्रृंगार करके खड़ी हो, और मोतियों की दमक है वो ऐसी लगती है कि वो कोई सफ़ेद सुगंधित मल्लिका का पुष्प और उसकी पराग सर्वत्र चारों ओर फैल गई हो। इस दर्पण के समान फैले हुए आकाश में चंद्रमा की जो उज्जवल चमक है वो ऐसी वो पृथ्वी से आकाश की तरफ निहारती हुई प्यारी राधिका के मुख की परछाई सी लगती है। तो ये भली प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।